नेक्स्ट चैप्टर है आपका, आज इसमें काफ़ी नेटवर्क पे काफ़ी इशू आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस मीन्स ये जो एक चैप्टर हम लोगों का पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, दैट वाज द डेप्रिसिएशन, तो उससे रिलेटेड ये सारी बातचीत इसमें अधिकतर है। वेयर द प्राइस लेवल चेंजेस very commonly and usually where we see the price level changes is in the depreciation. The level of price is going to be changed year by year by year by year with different methods in a different way. यही तो देखा था हम लोगों ने कि आपका जो ये डेप्रिसिएशन है, it is going to be the price of any asset or anything is going to be changed year by year. Year by year वो चेंज होती चली जाती है just due to the depreciation rate or just due to the policy adopted regarding the to depreciate such asset. This is commonly known as the accounting or the price level changes. ये price level changes है कि जो आपके प्राइस के लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी चेंज हो रही है तो सम इनपुट बस देयर, अगर आपका कोई भी कोई चीज़ चेंज हो रही है इन द केस ऑफ एनी फिनिश गुड्स, तो कुछ इनपुट्स रॉ मटेरियल के किसी चीज़ों के बढ़ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है तो चेंज हो रहा है, स्टॉक बिक रहा है तो चेंज हो रहा है। ठीक, ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक रेट फिक्स है और आप उसको लगातार घटाते चले जा रहे हैं हर साल। दैट इज व्हाई इट इज द प्राइस लेवल चेंज। तो जल्दी से हम लोग फटाफट से कुछ इसके तरीके लिख लेंगे। काफ़ी आप लोगों को इसकी जानकारी होगी डेप्रिसिएशन की, और एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है पीछे की। तो जल्दी से इसके कुछ मेथड्स आप लिख लें। एंड ऑल दीज प्राइस लेवल चेंजेस के जो कारण हैं डेप्रिसिएशन की रिलेटेड थ्योरीज हैं, उनके कुछ कुछ पॉइंट हैं, वो जल्दी से फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन व्हाई डेप्रिसिएशन हैपेंस और व्हाई द थिंग्स आर डेप्रिशिएटेड। Number 1, due to the constant use of the asset, due to the constant use of the asset, second, expiration of legal rights, expiration of legal rights, obsolescence, third, then depletion, then accident, और natural causes। ये ऐसे कारण है जिनकी, ये मैं पूरे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, expiration of legal rights, obsolescence, depletion, 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 accidents, natural causes,
और परमानेंट फॉल इन प्राइस, परमानेंट फॉल इन प्राइस। परमानेंट फॉल इन प्राइस, ये कुछ कारण है, इसमें कई सारे आपको पता होंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग फटाक से रिव्यू करते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। लगातार एसेट अगर यूज होती चली जा रही है तो व्हाट इज द इफेक्ट कि इट इज गोइंग टू reduce in the terms of the capability, it is going to be reduced in the terms of its life period। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं एसेट्स के साथ में। ओके, अगर लगातार यूज में, कांस्टेंट यूज में, इस कारण डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, नंबर 1 थिंग। सेकेंड, एक्सपायरेशन ऑफ द लीगल राइट्स। क्योंकि आपने जब इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखा होगा कि द पेटेंट एंड द कॉपीराइट्स, ऑल दीज थिंग्स आर द लीगल राइट्स टू यूज एनीथिंग। एंड यू हैव टेकन सच लाइसेंस और पेटेंट फॉर अ रेस्पेक्टिव पीरियड। 10 साल के लिए अगर आपने लिया और उसके लिए पेमेंट किया 1 लाख रुपए, तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो वो 1 लाख रुपए आपके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल के बाद आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। एंड यू हैव पेड द मनी फॉर द यूज, यू हैव पेड द मनी फॉर द यूज। तो 10 साल बाद वो जो आपकी मनी है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसका जो भी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, ये भी एक कारण है कि एक्सपायरेशन ऑफ द लीगल राइट्स, लीगल राइट एक्सपायर करते चले जाते हैं। ये तो नॉर्मल कोर्स वाले सारे डेप्रिसिएशन। ठीक, डिप्लीशन, डिप्लीशन मीन्स जो उसकी कैपेसिटी है उससे आप किसी भी चीज को निकालते चले जा रहे हो, तो उसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो काम होती चली जा रही है इन द टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। और ये बेसिकली कहाँ पर लागू होगा? रिसोर्सेस पर, नेचुरल रिसोर्सेस पर, माइंस का या कोई ऑयल वेल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और कोई मान लीजिए मेटल्स हैं और दूसरे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो अगर कहीं वो खदान मिली है या कहीं वो तेल का कुआं मिला है तो उसकी एक कैपेसिटी है विच इज़ फोरकास्टेड, या जिसका कुछ अनुमान लगाया गया कि इतने टन इसमें ये नेचुरल रिसोर्स हो सकता है। तो एज यू आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग आउट such capability and what you have paid for to use such capability which is present in that well or in that mine, and the time passing or as per your extraction, the capability to return is going to be reduced time by time। ये कम होती चली जा रही है, इसलिए डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है कि हम अपनी जो हमने कीमत रखी कि इतने की ये माइन मुझे पड़ रही थी, उसको हम घटाते चले जाए। अगला पॉइंट, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स भी एसेट्स के साथ होने के खतरे बने रहते हैं, इसलिए भी हम लोग उसको डेप्रिशिएट करते हैं कि कुछ वैल्यू कम होती चली जाए। नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस से भी हमारी जो एसेट्स हैं वो उनका खतरा बना रहता है कि कोई फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, किसी भी रीजन से वो कुछ बिगड़े, कुछ खराब हो जाए या काम करने लायक ना बचे। अभी सारी इंडस्ट्री बंद होके पड़ी हुई है, अगर किसी ने किसी इंडस्ट्री के लिए मान लीजिए कोई लाइसेंस लिया हुआ है, तो ये जो 2 महीने खाली जा रहे हैं, नेचुरल कॉज। परमानेंट फॉल इन प्राइस, उस एसेट का कुछ परमानेंट फॉल इन प्राइस हो रहा है, ठीक है ना। एक पॉइंट हमारा आपका छूट गया, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशन के साथ जो हमारी समय की प्रेजेंट एसेट है उसकी कीमत कम होती चली जाती है और बिगड़ती चली जाती है। जो फोन आज आप लिए हुए हैं, 2 साल पहले अगर आपने लिया, तो आज जो नया वर्जन आ गया है ये आपके पुराने वर्जन की कीमत को निश्चित कम कर देगा, भले आपने यूज ना किया हो, केवल घर पे रखा हो। तो ऑल दीज फैक्टर्स विच कंपेल टू डेप्रिशिएट द एसेट्स, ये तो एक पहलू है, नंबर 1। सेकेंड, इनमें अगर कोई, ये तो आपने ग्रेजुअली कैलकुलेशन कर लिया कि एसेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड ईयर बाय ईयर और टाइम बाय टाइम। कभी कभी ये जो जितने झटके ये तगड़े पड़ जाते हैं, अगर ये झटके तगड़े पड़ते हैं तो वहां पर भी प्राइस एडजस्टमेंट करा जाता है। दैट इज वाई कि अंडर द हेड प्राइस लेवल चेंजेस डेप्रिसिएशन आएगा, और इन पॉइंट्स के कारण अगर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं इन द एसेट्स,
तो वो भी एडजस्ट किए जाएंगे और फिर वहां से एसेट डेप्रिशिएट होगी। ये बात समझ आई है जो मैंने बोला? डेप्रिसिएशन से हल्का सा आगे हम लोग बढ़े, हल्का सा आगे बढ़े हैं कि ड्यू टू एनी रीजन इफ सच एसेट्स इज एप्रिशिएट ऑल्सो, हो सकता है उसके दाम बढ़ भी गए हो किन्हीं कारणों से, या उसके दाम घट भी रहे हैं, और अगर हमने उसको रिवील किया और उस पर काम किया तो सच एडजस्टमेंट शुड बी एडजस्टेड, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी एसेट के साथ में। तो ये प्राइस लेवल पे चेंज हो गया, ना कुछ खरीदा गया ना कुछ बेचा गया, ना कुछ आपके बिजनेस में आया ना कुछ गया, but on the basis of some revaluation, some type of report, some type of expert's opinion, your asset is increased or decreased. डेप्रिसिएशन से अलग प्राइस लेवल चेंजेस में दोनों बातें हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स अ रेगुलर मोड, और इस तरीके की जो चीजें होंगी ये भी प्राइस लेवल चेंज है आपके एसेट में। इज इट ओके? ये बात कुछ समझ आ रही है जो बोली मैंने? प्लीज इस पे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे हम, नहीं मुझे लगेगा कुछ और बात करने की जरूरत है। ये जो इसका सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन का जो अभी डिस्कस हुआ, मींस प्राइस लेवल चेंज का जो सेकंड पॉइंट है, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक। सेकंड पॉइंट कौन सा है कि ड्यू टू एनी फैक्टर और रीजन इफ सच एसेट डेप्रिशिएट मोर देन द कॉमन रेट विच इज फिक्स्ड, और एप्रिशिएट बढ़ भी सकती है, तो अगर इसका भी एडजस्टमेंट होगा तो ये भी एक प्राइस लेवल चेंज है, ये बोल रहा हूँ। तो प्राइस लेवल चेंज का हल्का हल्का आपको आइडिया हो गया है जल्दी से। तो अब दो तीन बातें हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात है या एसेट की बात है जिसके प्राइस लेवल पे चेंज हो रहा है। तो प्राइस लेवल पे चेंज हो रहा है तो पहले प्राइस किसे माना जाएगा, जल्दी से एक लाइन में लिख लीजिए कि प्राइस किसे माना जाएगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ सच एसेट, व्हाट हेड्स और व्हाट कंपोनेंट्स यू आर गोइंग टू assimilate in the price of asset. Number one, cost price. Please note down, cost price plus carriage inward for such procured asset. Third, freight. Next, installation charges. Next, custom duty. Next, any other expenses during the transit. तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको सबको जब आप मिला देंगे देन यू विल गेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तब उसको उस प्राइस को हम लोग एसेट मानेंगे, इसमें वो कैरेज जो उस एसेट को लाने में लगा हो, जो भाड़ा, वो जोड़ा जाएगा, रेट जोड़ा जाएगा। अगर किसी समुद्री वाहन से या किसी और से वो आपकी एसेट आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो फ्रेट है, फ्रेट भी जोड़ा जाएगा उसका। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जोड़े जाएंगे, वो जो आप मशीनरी या कुछ भी लेके आए हैं कोई एसेट, तो उसको जहाँ आप इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी द पार्ट ऑफ सच मशीनरी और सच एसेट। फिर कस्टम ड्यूटी जोड़ी जाएगी, कस्टम ही लिखिएगा, और कोई तरीके के टैक्स अगर लोग से लिखे हो उसमें तो उसको मत जोड़िएगा, ठीक। जीएसटी एसटी लिखा हो तो इसको मत जोड़िएगा, ठीक है ना। उसके रीजन और हैं, आप अभी फर्स्ट उसमें ईयर में, तो उसकी बात अभी आपसे करना और दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। वो आपके लिए 6 सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में उसका कोर्स आएगा। तो कस्टम अगर पेड करके आप ला रहे हैं तो कस्टम शुड बी द पार्ट ऑफ सच एसेट। और ये कस्टम होता क्या है,
और एक्साइज क्या होता है? प्लीज इसका आप जवाब देंगे तभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल वैसे नहीं रहना है यार, तुम लोगों को बिजनेस स्टूडेंट हो तो अच्छा होना है, ठीक, कि कहीं आप किसी से बात करें, इफ यू आर इन द इंटरव्यू और कहीं पर भी है तो बेहतर होते जाए डे बाई डे। तो एक्साइज से क्या आप समझते, सुना सबने होगा इसका नाम। और कस्टम से क्या समझते हैं? प्लीज शेयर योर समझ विद मी, आप जो भी समझ रहे हैं वो मेरे साथ शेयर करिए प्लीज बेटा, जल्दी बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टम एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्साइज? अरे यार कुछ अपनी तरफ से भी बता दो, इतनी देर में तो ढूंढने लग जाओगे, ढूंढ के बता दोगे मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी, क्यों रुके हुए हो यार, आगे चलना है, रुकना नहीं है यहाँ पर। न्यूज सारे लोग देख रहे हो, सारे लोग। yes, custom duty is paid when the import machine outside country. Okay, then excise. What is excise? ये सब भारत में लगने वाले टैक्सेस हैं, और आप बिजनेस स्टूडेंट हो गए तब तो इनसे पाला तो हमेशा पढ़ने, इनसे आप बच नहीं सकते। जल्दी से बताइए मुझे। ओके ठीक, दो जवाब मुझे मिले। एक्साइज ड्यूटी ऑन इज ऑन द प्रोडक्शन, कि अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उस पर जो सरकार आपसे टैक्स ले लेगी बनाने पर, ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो दैट इज एक्साइज ड्यूटी। एंड कस्टम, कस्टम आपके लिए वो है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगेगा। आपका कुछ बाहर जा रहा है तो भी सरकार टैक्स ले सकती है, और अगर आप बाहर से कुछ ला रहे हो तो भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम। तो अब आपको समझ आ गया है कि इसका पार्ट कौन बनने वाला है। वो वाला टैक्स बनने वाला है जो बाहर से रिलेटेड है, कस्टम। बाकी जीएसटी हो या कुछ और हो तो उसको पार्ट मत बनाइएगा, ठीक। इसके लिए मैंने खाली इस पर रुका हूँ और आपके साथ आपका फोकस इधर ले जाऊँ, क्योंकि जहाँ आपको दिखेगा यार कोई ड्यूटी और कोई कस्टम लाओ, हटाओ, जोड़ दो इसको, ठीक। तो ये हटा लीजिएगा बात दिमाग से। लास्ट पॉइंट आपका, एनी अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ये क्या चीज़ है कि जो भी हमारा जो भी एसेट है या जो मशीनरी है, जो भी चीज़ है, ये जब रास्ते में है कि जहाँ से उसको आना है और जहाँ मेरे पास तक पहुँचना है, ये जो बीच के रास्ते में, इसमें कोई और भी अगर खर्च हो गया हो तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सच एसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे खर्च तो इसमें दिखाई दिए गए, उसमें लाने में तो यार किराया भाड़ा लगेगा, और या तो टैक्स लगेगा कस्टम ड्यूटी, या तो इंस्टॉलेशन के चार्ज होंगे, सब तो हो गया, बच क्या रहा है? कई सारी चीज़ें बच रही हैं रास्ते में, कोई खर्चा लग सकता है। और एक बिल्कुल सीधा सीधा है कि कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है, आप लिख सकते हैं, कभी भी अगर ज़रूरत हो तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जब हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट है वही ह्यूज कॉस्ट है, करोड़ों में है, तब वहां से और यहाँ तक लाने में अगर 6 दिन का समय बर्बाद हो रहा है तो क्या होता है कि इसको भी इंश्योरेंस करा लेते लोग इतने पीरियड के लिए, कि जहां से शुरू हो और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के का पीरियड इंश्योर्ड है। इस दौरान अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेट करेगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम और चार्ज तो लेगी। तो एनी सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ये आपके इंश्योरेंस से भी हो सकते हैं, या आपके सिक्योरिटी पर्पज से भी हो सकते हैं। आइडिया दे रहे हैं हम आपको, आपके लिए बेस वर्ड क्या है, केवल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ये सब आपके लिए कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक। ये बन गई कॉस्ट आपकी। अब कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन की बात शुरू होती है। तो आज की उसमें मुझे जल्दी से इन सारी चीज़ों को लेना है, क्योंकि पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ इसको एक दिन, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सेपरेट चैप्टर है, तो आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा है। तो नंबर 1 है आपके लिए
डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस ऑल ये सारे जितने आपके खर्चे आपने जोड़ के कॉस्ट ऑफ मशीनरी बना ली, लिख लीजिए इसको, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द estimated useful life, divided by the estimated useful life. तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट शुड बी द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ सच एसेट, उसे मुझे हर साल घटाना है। ये तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक, अगर आपको ये पता हो कि जो ये एसेट में लेके आ रहा हूँ ये 10 साल चलने वाली है और 1 लाख रुपए मुझे खरीदने में लगे और ऐसा भी लग रहा है कि आखिरी तक इसका जो कबाड़ है वो 10,000 रुपए का बिक जाएगा, स्क्रैप वैल्यू, तो क्या लगाया आपने उस पर? द अमाउंट रिकवरेबल एट द लास्ट, ये आपको अंदाजा है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये 10,000 रुपए भी आपके कम हो जाएंगे। तो आपने लगाया क्या उसके ऊपर? वट यू हैव इन्वेस्टेड 90,000, और अगर वो 10 साल चलने वाली है तो डिवाइड बाई 10, 9,000 रुपए आपके लिए डेप्रिसिएशन हो जाएगा, हर साल काटते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आप निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ मशीनरी में क्या क्या आइटम जुड़ने वाले हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। इसमें से आप घटाएंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कहीं दूसरे नाम से भी लिखी होती है, कहीं उसे रेसिडुअल वैल्यू लिखते हैं, कहीं उसे बोलते हैं अमाउंट रिकवरेबल एट लास्ट। तो किसी भी नाम से वो आपको लिखे, उसे पहचान लेना है आपको कि ये वो पैसा है जो एक्चुअल में मेरा इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इसे निकाल पा रहा हूँ ना बाद में। तो टोटल मोटा इन्वेस्टमेंट 90,000, उसमें से अगर 10 साल चलने वाली तो डिवाइड बाई 10, 9,000। ये एक डेप्रिसिएशन का सिंपल तरीका हो गया। अब इसके बाद इसके मेथड हैं एक, क्योंकि ये पीछे डिस्कस हो चुका है इसलिए हम इसको तेजी से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक, एक मेथड ईयर बाय ईयर आप डेप्रिसिएशन को हटाएं। जो लोग कॉमर्स के साथ नए हैं वो बहुत ध्यान से सुनते जाएं। एक डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू क्या चीज कम होगी? मशीनरी, मशीन की कीमत कम हो रही है। ठीक, और उसके बाद मशीन की कीमत तो हर साल आपने कम कर ली, और डेप्रिसिएशन आपने खर्चा तो कोई किया नहीं है, तो इसको ले जाके आप P&L में जाके मर्ज करा देंगे, खत्म करा देंगे, तो P&L डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल बराबर खत्म होता चला जाएगा। ठीक, ये इसका एक बिल्कुल ईयर बाय ईयर का तरीका है। दूसरा तरीका कि आप एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाएं। इसको ध्यान से सुनिएगा, भले आपने पढ़ा हो लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बहुत ध्यान से सुन लें। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करता है बेटा कि वो हर साल के हर साल आपकी एडजस्टमेंट नहीं करता है P&L में, यानी हर साल आप अपने प्रॉफिट को डेप्रिसिएशन से कम नहीं करते हैं। समझ आती जा रही बात? ठीक, हर साल आप अपनी डेप्रिसिएशन को P&L से कम नहीं करते हैं। जब आप उसको हर साल उससे कम नहीं करते हैं और एसेट हर साल कम होती चली जा रही है, तो ये डेप्रिसिएशन क्या होगा? हर साल आप उसमें डेप्रिसिएशन में अगली साल का डेप्रिसिएशन फिर जोड़ दोगे, फिर तीसरी साल का फिर जोड़ दोगे, फिर चौथी साल का फिर जोड़ दोगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी ऐड एंड ऐड एंड ऐड। द एडिशन ऑफ द सो मेनी टाइम्स इज एक्यूमुलेटेड, वो एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। एक उंगली थी पहले साल में, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो अब डेप्रिसिएशन इतना मोटा दिखाई दे रहा है, और ये अलग अलग हर साल का है। ठीक, ये अलग अलग हर साल का है, और जिस साल आपने देखा तो क्या दिख रहा है? इकट्ठा इतना बड़ा। तो व्हाट इज दैट? इट इज द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्युमुलेट होता चला जा रहा है, और जब ये एक्युमुलेट हो रहा है क्योंकि अब आपने इसको P&L में खर्चा नहीं कराया, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आप एक प्रकार का क्या कर रहे हो कि अगर आप इसमें से खर्च करते चले जाते तो P&L कम होता चला जाता, और P&L कम हुआ नहीं, तो ये आपके लिए एक रिजर्व बनती चली जा रही है, टाइप ऑफ रिजर्व। तो जब एंड ऑफ द ईयर, कई सारे बिजनेस कंसर्न्स या बिजनेस एंटिटीज इसको फॉलो करते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर
जिनका ये नेचर होता है कि हमें केवल डेप्रिसिएशन काट के अपनी एसेट्स को कम नहीं करना और अपने प्रॉफिट को केवल कम नहीं करना है, हमको ये भी देखना है कि फर्दर इसका रिप्लेसमेंट इस एसेट का मुझे करना है, तब क्या होगा। समझ रहे हैं आप बात को, कि ये जो 90,000 वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, प्लीज जो भी एग्जाम्पल डिस्कस हो ऐसी कोई बात हो तो उसको नोट डाउन कर लिया कर लीजिए। अगर हम लोगों ने ये जो 90,000 का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एक में से 10 चले गए स्क्रैप वैल्यू के, 10,000 हर साल कट 9,000 हर साल कट रहे हैं, तो 90,000 जो है वो डेप्रिसिएशन होगा। अब मुझे ये पता है कि 10 साल बाद ये जो मशीनरी है, ये पता नहीं मुझे 1 लाख की मिले कि ना मिले, हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए, 1.5 लाख की मिले, 1.25 लाख की मिले, 2 लाख की मिले, नोबडी नोस क्या डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन होगी एट दैट टाइम आफ्टर 10 years। और उस समय अगर आप टाइम बाय टाइम पर ईयर इफ यू आर एडजस्टिंग योर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट P&L, तो क्या होगा कि हर साल आपने अपने उस खर्चे को अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर लिया है। एट द लास्ट टाइम यू नीड अ सेपरेट फंड टू परचेज अ न्यू एसेट। आपको एक अलग से पैसे की जरूरत होगी उस समय। अगर ये आपका बिजनेस अगर ऑन गोइंग है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझे तो अभी 20-30 साल करना है और 10 साल बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, 10,000 की बिकने लायक बचेगी, यार तो मुझे खरीदनी भी है। अब खरीदनी है तो अब आपको ये दिमाग में तो आ गया कि आज 1 की मिली है, कल 1 की भी मिल सकती है, हो सकता है 10, 20, 25 बढ़ जाए, 50 बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कम हो जाए। लेकिन एक बात तो आपके दिमाग में लगातार चल रही है कि एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रीपरचेज और इंट्रोड्यूस अ न्यू सच मशीनरी इन द बिजनेस, आई नीड अ ह्यूज मनी। मुझे मोटा पैसा चाहिए होगा उस समय उस मशीन को खरीदने के लिए, और ये आपको फिर एक सेपरेट फंड निकालना पड़ेगा। या तो वर्किंग कैपिटल में से आप निकालोगे तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल के हिस्से आप वो सारे करंट एसेट्स वाले हिस्से समझ लीजिए सारे, यानी अगर आप कैश से निकालो, स्टॉक से निकालो, डेटर से निकालो, इन सब से अगर पैसा खींच के मशीनरी में लगाओगे तो फ्लो द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। फिर वो टर्नओवर पे असर डालेगा आपके। ह्यूज में अगर कहीं से आपको चाहिए तो क्या कोई लोन लोगे तो ब्याज देना है। कई सारे रीजन होते हैं जिसके कारण लोग एक्यूमुलेट बनाते हैं डेप्रिसिएशन को। ये रीजन केवल हम आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं। बहुत से लोग नहीं भी बनाते एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस है ये, ठीक, एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस। तो एक आपके पास रिजर्व फंड क्रिएट होगा एट द लास्ट टाइम। अगर आपने 90,000 रुपए अपने बचा के रख लिए हैं, 10 साल के बाद आपको मशीन खरीदनी है, तो वो एक 20 की भी बिक रही है, तो अब आपको केवल 30,000 रुपए का इंतजाम करना है फ्रॉम द बिजनेस, और 90,000 तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा है, उसको यूज कर लीजिए। अब एंट्रीज क्या क्या उसकी होंगी, कैसे बनती हैं, वो एक अलग बात। बेस मैंने आपके दिमाग में पूरा ये डाला कि हाउ व्हाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड एंड व्हाट इज इट्स यूज। जब ये बात समझ आएगी तब अगर कभी आप फर्दर देखोगे किताब की, हाँ ये एंट्री ऐसे गई और ये यार एक्यूमुलेट हो रहा था तो कहाँ दिखाया जा रहा था, पहले सीट में जा रहा था तो लायबिलिटी में जा रहा था कि एसेट में जा रहा था, क्या हो रहा था, और जब खरीदा गया तो देखो ये एंट्री बन गई, ये पलट गया। ठीक, समझ आया कुछ कि व्हाट इज दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज शॉर्ट रिस्पॉन्स, छोटा ही रिस्पॉन्स दे दीजिए, और या कोई क्वेरी हो तो उसको रेस कर लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी मे प्लीज फील फ्री टू आस्क, या हल्का रिस्पॉन्स दे दीजिए कि हाँ सर ये ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। क्लियर हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बला है भाई। यस, ओके, चलिए, तो अब जल्दी जल्दी से इसके हम लोग फटाक से मेथड लिख लेते हैं और उन मेथड को डिस्कस करेंगे छोटे छोटे में, और आज की क्लास में इसको कोशिश भर एंड तक लेके जाएंगे। लिखना आपको है नंबर 1 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नंबर 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नंबर 3 एन्युटी मेथड। नंबर 4
डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। नंबर 5, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। नंबर 6, एनुअल वैल्यूएशन मेथड। एनुअल वैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट, चार्जिंग वन सम टू रिकवर, रिपेयर, रिन्यूअल एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट, किलोमीटर मेथड। किलोमीटर मेथड। नेक्स्ट, मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। नेक्स्ट, लेबर आर रेट मेथड। घबराइएगा नहीं, जो आपको बेस में एक दो समझ आ गए तो सब फटाफट समझ आते चले जाएंगे, कुछ कठिन नहीं कि इतने सारे लिखा दे रहे हैं, बाप रे बाप क्या होगा। ठीक, नाम देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है इसमें आज की क्लास के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ग्रुप डेप्रिसिएशन और होमोजीनियस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। स्टैट्यूटरी मेथड। स्टैट्यूटरी मेथड। ग्लोबल मेथड। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं जिससे किसी का छूटे नहीं। ग्लोबल मेथड। एंड लास्ट, डेप्रिसिएशन यूनिट मेथड। ठीक, इतने सारे हैं, लेकिन इनमें कुछ कठिनाई नहीं है बेटा। आपको बेस बात समझ आ रही है ना कि कोई एसेट है, यूज के कारण या उसकी क्षमता में कमी होने के कारण या किसी भी कारण से उसकी वैल्यू, जो मैंने पैसा लगाया है वो टाइम बाय टाइम डिक्रीज होती चली जाएगी, उसको हम ईयर बाय ईयर एडजस्ट करते चले जाएं एज डेप्रिसिएशन। ये मेन बात है, बस वो याद रखनी है, तरीका कोई हो, तरीके बिल्कुल आसानी से आपको समझ आने वाले हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ये वही मेथड है जो सबसे पहले ही मैंने आपको बोला कि द कॉस्ट ऑफ मेथड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर। ठीक, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो आप घटा दीजिए। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
या स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। ओके, दूसरा दूसरा कौन सा है? जल्दी बताइए। दूसरा, अरे यार मैंने लिखवा तो दिए, उसके बाद भूल गए कहाँ है? दूसरा कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस। अच्छा, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस लेवल चेंजेस, तो क्या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में प्राइस लेवल चेंजेस की कुछ गुंजाइश है? और जब मैं बिल्कुल शुरुआत में बात कर रहा था तो आपसे बोल रहा था प्राइस लेवल चेंजेस इज कंसिडर्ड विद टू थिंग्स, नंबर वन रेगुलर डेप्रिसिएशन इज द प्राइस लेवल चेंज, सेकंड ड्यू टू एनी रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, appreciation in the asset or depreciation in the asset is also included as price level change। तो ये तो एक सामान्य बात है कि हमारी वो जो एक एग्जांपल शुरू में डिस्कस हुई कि 1 लाख की चीज है और 10,000 रुपए का उस पर स्क्रैप वैल्यू है, तो 90 बची और डिवाइड बाई 10 9,000। अब मैं आपसे ये बोलूं अगर कि ये जो 1 लाख की चीज है 3 साल तक तो ठीक रहा, 3 साल के बाद कुछ एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने ये देखा कि इस तरीके की मशीन मार्केट में बड़ी कम है, तो एक नया विचार आता है कि इसको जरा देखा जाए कि मेरे यहाँ की यार अगर ये कितने की पड़ेगी बाद में। तो ये देखा गया कि नहीं यार, ये तो आज के समय में ही इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, ये 1,20 की बची है। अब क्या होगा? 3 साल के बाद उसमें जंप आ जाता है, या ये रिवर्सल जंप भी हो सकता है कि आपको ये पता चले कि यार अब इसकी कीमत तो 55,000 बची है। इन दोनों केसेस में आप एडजस्टमेंट करेंगे उसका, ठीक, उसका एडजस्टमेंट करेंगे एसेट का प्राइस लेवल चेंज। बहुत ध्यान रखिएगा, प्राइस लेवल चेंज मीन्स, और बेटा ये अपने आप से नहीं होगा, कोई बिजनेस इसको अपने आप से नहीं कर सकता, वरना हर आदमी अपनी एसेट को बोल देगा कि थोड़े थोड़े दिन के बाद बढ़ रही है, तो वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा काट पाएगा, और डेप्रिसिएशन अगर ज़्यादा काट पाएगा तो प्रॉफिट को कम कर पाएगा, और प्रॉफिट को कम कर पाएगा तो टैक्स कम देगा। ये एक सीनैरियो बना। और अगर अपनी एसेट को एप्रिशिएट कर पाएगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड ज़्यादा दिखाई देगी, एसेट वो एक ही होगी लेकिन आपकी कंपनी हेल्दी दिखाई देगी। अरे यार इनकी तो इतने वर्थ की कंपनी है। ये एग्जाम्पल मेरा 1,00,000 और 50,000 का है, ये करोड़ों में भी हो सकता है, ये 100 करोड़ों में भी हो सकता है। समझ आ रही है आपको बात में? तो इसमें आप ओपन हैंड और फ्री हैंड नहीं है सच बिजनेस इंस्टीट्यूशन टू अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, ये जो ओकेजनली हो जाए इसके लिए वो फ्री नहीं है, उसके लिए सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स दे हैव टू फॉलो, सर्टेन टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस, सर्टेन टाइप ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स रूल्स की। हाँ भाई ये केस क्या कारण, अच्छा ये कौन सी मशीन हुई, बिल्कुल हल्की सी रियल वर्ल्ड की पिक्चर अब हम आपको दिखा दे रहे हैं, कौन सी मशीन है, ये कपड़े बनाने वाली। अच्छा आपको कैसे पता चला कि अब ये जो मेरी वो 1 लाख की है तो ये 3 साल के बाद अब तो ये बढ़ के 1,40 की हो गई, सपना आया? नहीं नहीं, वो मैंने अगल बगल अपनी इंडस्ट्री में 2-4 लोगों से पता किया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है आप? तो वो हो क्या हो गया, ऐसे अगर जवाब आ रहा है कि मैंने अगर बगल में 4-5 जगह पे पता किया तो वो है मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन में कंसिडर होता नहीं है, ये शुरुआत से आपने पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट चलेगी। तब यहाँ पे कौन चाहिए? एक्सपर्टीज ऑफ सच मशीनरीज चाहिए, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन चाहिए। जिनका जिनका हिस्सा उसमें आ रहा है, जिनको जिनको जो स्टेक होल्डर हैं आपकी उस मशीनरी से, उन्होंने क्या कुछ सजेस्ट किया हुआ है, उनके क्या कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करते हुए आप ये काम कर पाएंगे। जैसे अगर ये कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री थी तो क्या कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री इस बात की इजाज़त देती है कि ऐसा लोग कर सकते हैं या ऐसा इसमें होता होगा, उनके स्टेब्लिश गाइडलाइन में जो उनकी परफेक्ट मेन एसोसिएशन हो, रिकॉग्नाइज्ड और अथॉरिटेटिव, 4 लोग मिल के कोई बात को ओके ओके ना कर दे, ठीक। सेकेंडरी, क्या उस जगह पर वो एसोसिएशन कंपनी लॉ के हिसाब से अपने सारे नीचे के लोगों को चला रही है, सारा कंपनी लॉ फॉलो हो रहा है, या अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो क्या इनकम टैक्स के लॉ इसकी इजाज़त आपको देते हैं कि आप ये चेंज कर पाएँ
कर पाए तो कौन सी कमेटी से पास कराएं, और वो कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हों, किस किस जगह के एक्सपर्ट आए, ये सारी फॉर्मेलिटीज करते हुए आप एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कर पाएंगे। प्राइस लेवल चेंज बड़ा वाला, रेगुलर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो तो नॉर्मली होगा ही होगा, वो तो आप पढ़ ही रहे। अचानक अगर आपको लग जाए कि ये मेरी एसेट है, इसमें इतनी एकदम से कीमत गिर गई है यार, तो उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज करके आप उसको स्टैब्लिश कर पाओगे विद द रिपोर्ट ऑफ सम एक्सपर्ट्स और द कंसर्न प्रोफेशनल्स और ऑथोराइज्ड फॉर दिस वर्क। ये आप तब कर पाएंगे कि हाँ इसकी कीमत इतनी गिर गई या इसकी कीमत इतनी बढ़ गई, तब इसका चेंज आप अपनी बुक्स में ले सकते हैं, और इसके चेंज के साथ ही आपका डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे जो अगर हम लोग एग्जाम्पल में 1 लाख और 10,000 की स्क्रैप वैल्यू के साथ 90,000 की हमारी एसेट थी, तो अगर 3 साल वो चल गई तो 999 27,000 रुपए जो है क्या हो गए, डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर डेप्रिशिएट हो चुके हैं तो अब कितने बच रहे हैं, 90,000 माइनस 27, यही तो होगा ना, 90,000 माइनस 27, यानी अब हमारी एसेट की WDV कितनी है, जुड़े रहो यार तब इंटरेस्ट आएगा आपको, 63,000। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर 3। अब आपको ये बात पता चलती है कि यार इसमें कुछ जो है चेंज आया है, तो फिर आपने सब काम किया और पता किया, और सब पता करने के बाद आपको पता चला कि नहीं नहीं नहीं, आपकी एसेट में 20,000 का एप्रिसिएशन है, तो नाउ इंक्लूड सच 20,000 इन दैट 63,000 विद रिमार्क ऑफ सच रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट आपकी फुट नोट में आपको रिमार्क देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एएस पढ़ रहे थे 1, तो उसमें क्या लिखा था, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी और एनी चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फुट नोट्स। तो बैलेंस शीट के एंड में उस कंपनी को या उस बिजनेस को लिखना पड़ेगा कि 3 साल के बाद ये मेन रिपोर्ट इन लोगों के आधार पर ये पाया गया कि इसकी कीमत 20,000 रुपये बढ़ गई है, तो वो मैंने बढ़ाई, तब आप उसको अपनी बुक में ले पाएंगे, और उससे रिलेटेड रिपोर्ट और कॉपी का एनेक्चर करेंगे अपनी बैलेंस शीट में पीछे विद नंबरिंग। सारा प्रोसीजर समझ लीजिए, लिखने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। तो अब ये जो 20,000 रुपये बढ़ गए, तो अब आपकी कीमत पहुंच गई 63 + 20 83। लिखते जाना, नहीं मेरे जाने के और बोलने के बाद सब भूल जाओगे क्या हुआ। ठीक, थोड़ा, तो अब हो गई 83। अब 83 के बाद आपके पास साल कितने बच रहे हैं, 7, क्योंकि 3 साल तो निकल गए आपके। 3 साल में तो आप 999 काट चुके हो ना पुराने हिसाब से, यहां से 20,000 बढ़े हैं, तो ये 20 आपने इंक्लूड करे, अपनी एसेट को बना लिया 83। लेकिन अब डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला भी तो लगाना है, नॉर्मल वाले के हिसाब से अब आपके पास टाइम फॉर यूज कितना बचा है, 7 ईयर्स ओनली, 7 ईयर्स। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए उसको, और जो डेप्रिसिएशन बने वो लगाइए। इज इट ओके, कुछ बात समझ आई? मैं रुक जाता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए। जो एग्जाम्पल मैंने बोला है उसको अच्छे से आप अपने दिमाग में घुमा लीजिए, कोई क्वेरी आ रही हो तो अभी पूछ लीजिए। और ये वाइसा वर्सा होगा, ये बढ़ाने का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही कीमत घट के भी एडजस्टमेंट हो सकता है, बोथ साइड। मैंने बढ़ाने का एग्जाम्पल दे दिया आपको, अगर इसे में घटने की कोई स्थिति आ जाए तो ऐसे ही घटा के भी आप एडजस्ट कर लेंगे। 63 को घटा लीजिए 20 से तो 43 हो जाएगा, अगर 20,000 कम हो रहे हैं, डिवाइड बाई 7, फिर उत्तर डेप्रिसिएशन कटेगा। एग्जाम्पल समझ आ गया है अच्छे से, ये बात समझ आ गई कि प्राइस लेवल चेंज जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के तरीके से नहीं होते वो कैसे एडजस्ट किए जाएंगे। प्लीज बेटा, प्लीज। कोई, इज देयर एनी डाउट इन दिस? हो गया यार, एकदम शांत हो गए सारे लोग, ऐसा मत करो। नो सर, एनीबडी एल्स? मेरे हिसाब से किसी के पास कोई क्वेरी तो होनी चाहिए, कोई क्वेरी नहीं है। बड़ी कमाल की बात है यार, चलिए वेरी गुड।
बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। चलिए, मैंने वो क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके साथ जो थोड़े नए। अब प्राइस लेवल चेंज में ये भी चीजें आ सकती है कि कोई कितने की बिक गई, 3-4 मशीनें हैं, एक बिक गई, एक देर से आई थी, एक जल्दी आई थी, तो वो मंथली हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये आपने किया होगा, ये मुझे पता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन हर मशीन पे लगे। अगर कोई 9 महीने के लिए हमारे पुटिंग यूज है, अब जनवरी की जगह अप्रैल में खरीदी गई है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे अगर कैलेंडर ईयर से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो। ठीक, ये सारी बातें भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई बाहर जा रही है तो बिक गई मान लीजिए वो बिक गई आपकी सितंबर में, कैलेंडर ईयर से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? कोई आदमी मुझे जवाब दे दे। एक एसेट आपके पास यूज में थी और वो सितंबर में बिक गई, मतलब 31 अगस्त को बिक गई, कितना डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे अगर कैलेंडर ईयर से अकाउंटिंग कर रहे हैं? 5 मंथ्स का या फिर 5 मंथ्स का। यस, कितने पीरियड का लगाएंगे? आसान है यार, बड़ा छोटे बच्चों वाला है, जल्दी बताओ, तुम लोग बड़े हो गए हो अब। कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग मोड में कोई एसेट आपकी 8 मंथ्स, 8 मंथ्स कितने महीने बच रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, ठीक, 8 महीने आपके बिजनेस में हो रही। अगर 31 अगस्त को बिक गई है तो मतलब सितंबर में नहीं थी, अक्टूबर में नहीं थी, नवंबर में नहीं थी और दिसंबर में नहीं थी, तो 8 महीने थी, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगाइए। ये तो सब पीछे की नॉर्मल बातें हैं जो आपकी की हुई होंगी। ठीक, ये एप्रिसिएट, यस तो एक मेथड हो गया है आपका ये। दूसरा, जल्दी से, मुझको लगता है बहुत सारे हो नहीं पाएंगे, कल के लिए जाएगा कुछ। चलिए देखते हैं। दूसरा है आपका वो डिमिनिशिंग बैलेंस। तो जरा डिमिनिशिंग बैलेंस भी आपका पढ़ा हुआ होगा कुछ, थोड़ा सा मुझे बता दें। जो हमारा बेस एग्जांपल है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, या मैं बोल देता हूँ इसमें और आसान कर दूं आपको कि कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, उसी एग्जांपल में नो स्क्रैप वैल्यू। इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू देन cost of purchase rupees 1 lakh and the rate 10% and you are applying diminishing balance, तो क्या बैलेंसेस होंगे डेप्रिसिएशन के? जहां बेटा हल्का कैलकुलेशन से जुड़ी हुई चीज आ जाएगी वहां हम रुकेंगे और आपको साथ लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चुप रहने से काम नहीं होगा। ठीक, कॉस्ट इनटू एसेट डिवाइडेड बाय 100, ये क्या बात है? डिमिनिशिंग बैलेंस। ओके, फॉर्मूला बता रहे हैं आप मुझे, तरुण परिहार। ये तो बड़ा छोटा ला एग्जाम्पल था ना, तो सिंपल तरीके से बता दीजिए ना, एकदम अमाउंट लिख लिख के फटाफट से सारे लोग। जिसको जिसको समझ आ रहा है, 1 लाख की एसेट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 1, 2, 3, 3 ही साल तक बता दीजिए क्या क्या डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की वैल्यूज आएंगी इन द डिमिनिशिंग बैलेंस। जल्दी बताओ बेटा, नहीं आगे ये ढेर सारे हैं, दिक्कत करने लग जाएंगे आपको। ठीक, करेक्ट। 10,000, 9,000, 10,000 बाहर हुआ तो 90,000 बचा। 10% का रेट है, 1 लाख पे 10,000 लगा, तो 10,000 आपने जहां घटाया तो एसेट कितने की बची? 90,000 की। भाई 10,000 का डेप्रिसिएशन में डेबिट डाला आपने तो मशीनरी कम हो गई आपकी, 90,000 की हो गई। ठीक,
90,000 की हो गई तो फिर अगली साल 90,000 पे 10% लगाना है, जो कि आएगा 9,000। तो 9,000 जब आपका मशीनरी अकाउंट में एडजस्ट होगा तो मशीनरी की कीमत कितनी बचेगी? 90 माइनस 9, 81। फिर 81 पे 10% आप लगाएंगे तो 8,100। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, ठीक, ऐसे ही आगे तक बढ़ता बेटा चला जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ये रेगुलर कोर्स ऑफ प्राइसेस एसेट्स को बताएंगे, नॉर्मल कंडीशन वाले। हाँ, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, अगर उस तरीके के कोई चेंज आ रहे हैं तो वो इनमें भी इंक्लूड वैसे ही हो जाएंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है आपने। तो 2 मेथड हम लोग के डिस्कस हो गए हैं अब तक। अब अगला है एन्यूटी मेथड। यार एक काम करते हैं, 10:58 मेरी घड़ी बोल रही है, तो आपका टाइम पूरा हो रहा है और ज़्यादा इस समय और बात करने का मतलब, इसको छेड़ के केवल हम रह जाएंगे, कुछ हो पाएगा नहीं 2 मिनट में। तो 1-2 छोटी छोटी सी बातें हैं कि कल ये निवेदन है आप सारे लोगों से कि ये जो बाकी के जो भी हमारे ये हैं, इनको आप घर से देख के आए। मेरा टारगेट ये हो कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए आपका, या हार्डली अगर जाए तो परसों तक थोड़ा सा जाए और हम लोग नई चीज़ इसी हफ्ते स्टार्ट कर लें। ठीक, तो इनको सब कुछ अगर आप घर से देख के आएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक, अच्छे से घर से इसको देख के आइएगा, इन सारे मेथड्स को, जो भी आपके पास टेक्स्ट है, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। वरना हमने तो ये लिखाया है, इसी की और बातें अच्छे समझाते जाएंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लिखा देंगे। इनको अच्छे से घर से देख के आइए, जिससे डिस्कशन हेल्दी हो, एंड बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन आपको अपग्रेड करेगा। केवल अगर हम आप सुनते रह जाते तो पता नहीं चलता कौन कहाँ है, वन थिंग। दूसरी, आईडी बेटा, जब ये अब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या रेगुलर कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं अपने, तो ये सारी क्लासेस भी आपकी रिकॉर्डेड हैं, तो अच्छी आईडी इसमें रखिए सारी, जो आपकी नॉर्मल आईडीज़ है, और जो दोस्त यार वाली जैसी होती हैं उनको अवॉइड करिए। ठीक, जैसे ये विजय गुप्ता कूल, तो ये कूल और ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड सर्किल में इस आईडी को प्लीज़ चलाइए आप, विजय गुप्ता जी, लेकिन कॉलेज में कोशिश करिए कि केवल विजय गुप्ता ही पे हम आपको जाने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो ऐसे और भी लोग हो गए, तो प्लीज़ इन आईडीज़ को आप अप्रोप्रिएट कर लीजिए सारे लोग। ओके, और नाम के साथ जैसे ऐड किया, जैसे बना के आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि ये यहाँ के लिए नहीं है बेटा, और डोंट टेक इट पर्सनली। जब भी मैं कोई बात बोलूँ तो उसको पर्सनली मत लीजिए, ये ओवरऑल लाइफ के लिए। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ प्रोफेशनली या किसी ढंग से आप जुड़ेंगे, तो दैट नीड सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू। कोई बेटा तभी अपने यहाँ रखता है किसी से, आप तभी कुछ पैसे ले पाएंगे, कुछ ले पाएंगे जब आप कुछ करें काम। ये देखिए, कोई रौनक गुप्ता साहब हैं, अब एंट्री मार रहे हैं, तो अब तो एंट्री हो नहीं सकती है। कमाल कमाल के बंदे हैं आपकी क्लास में। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल उम्मीद करते हैं आप सब देख के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।